खबर सिर्फ उतनी ही नहीं होती जितनी दिखती है, और खबरों को समझने के लिए जरूरी है उसका नजरिया समझना। नमस्कार, खबरों का नजरिया लिए हाजिर हूं मैं अमित मिश्रा, न्यूज इनसाइट लेकर। तो आज बात करेंगे संसद में हुए हंगामे से कैसे करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए। दूसरी बड़ी खबर होगी महाराष्ट्र वर्सेस कर्नाटक में सियासत की। तीसरी बड़ी खबर होगी इजराइल और फिलिस्तीन की जंग की। और चौथी खबर होगी भारत की बेटियों के सम्मान की। आप और हम कितनी मेहनत से पैसे कमाते हैं और टैक्स भरते हैं, लेकिन क्या हमारे टैक्स के पैसों को हंगामे की भेंट चढ़ाना न्याय संगत है? इस देश का आम नागरिक इंतजार करता है कि संसद में मेरे हित के लिए कोई बिल पास होगा, लेकिन कितने ही बिल हंगामे की बलि चढ़ा दिए जाते हैं, और ये कई बार से ऐसा होता आ रहा है। इस बार भी लोकतंत्र के मंदिर में सिर्फ हंगामा ही बरसा रहा। अडानी मामले पर जेपीसी की मांग को लेकर और राहुल गांधी की माफी की मांगने की विवाद को लेकर सदन की कार्रवाई हर दिन हंगामे की भेंट चढ़ती रही। न सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष भी इस हंगामे को शांत करने के लिए कोई प्रयास करता नहीं दिखाई दिया। संसद के बजट सत्र का आखिरी दिन और उस दिन भी यही हंगामा और कार्रवाई इसके चलते नहीं हो पाई। इसके साथ ही राज्यसभा और लोकसभा अगले सत्र तक के लिए स्थगित कर दी गई है। अब मानसून सत्र में देखेंगे कि सदन का मिजाज क्या रहता है। आपको बता दें कि संसद चलाने की जिम्मेदारी राज्यसभा के सभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, संसदीय कार्य मंत्री और नेता प्रतिपक्ष के अलावा सदन में हर दल के जो फ्लोर लीडर होते हैं उनकी होती है। हालांकि मुख्य तौर पर यह माना जाता है भारतीय लोकतंत्र में कि संसद दोनों पहियों से चलता है, यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष। तो सत्ता पक्ष यानी सरकार और विपक्ष तो विपक्ष है ही, इन दोनों के बीच जो तारतम्य है वो सदन को चलाता है। और सदन में जो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं उस पर चर्चा होती है, क्योंकि सकारात्मक चीजों पर चर्चा होने के लिए तो ये लोकतंत्र का मंदिर बनाया गया है। और फिर भारतीय संविधान और संसद के जो नियम, कायदे, कानून हैं वो इसी को चलाने के लिए तो हैं। लेकिन फिर भी संसद नहीं चल पाती है। इस बार भी वही मादा देखने को मिला। लोकसभा स्पीकर ने गतिरोध खत्म करने के लिए एक टी पार्टी भी रखी थी, लेकिन अडानी मुद्दे पर संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की मांग को लेकर अड़ी कांग्रेस और 12 से ज्यादा अन्य विपक्षी दल ने इस बैठक में अपनी मंशा साफ कर दी थी कि उन्हें हर हाल में जेपीसी चाहिए, और वहीं पर सरकार ने जेपीसी की साफ मनाही कर दी थी। सरकार का कहना था कि अडानी मामले पर पहले से सेबी जांच कर रही है, और इसके अतिरिक्त न्यायालय ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक रिटायर्ड जस्टिस के अंदर एक निगरानी कमेटी बनाई है जो अपनी रिपोर्ट देगी। आज भी संसद की कार्रवाई खत्म होने के बाद कांग्रेस की अगुवाई में 18 विपक्षी दलों ने संसद से विजय चौक तक तिरंगा मार्च निकालकर अपना विरोध जताया है। बजट सत्र के समापन के दौरान जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति ने साफ अपने संबोधन में कहा कि संसद के पवित्र सदन में लोगों के समग्र कल्याण, चर्चा, विचार विमर्श और बहस के लिए जगह है। और यह कितनी बड़ी विडंबना है कि आज संसद में अव्यवस्था एक नई परंपरा बनती जा रही है, एक नया मानदंड बन रहा है जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस ने फिर काले कपड़े पहनकर सदन का अपमान किया। यह देश देख रहा है कि क्या कांग्रेस क्या क्या कर रही है। कांग्रेस न तो संविधान में यकीन करती है और न देश के कानून का सम्मान करती है। तो उधर बीजेपी पर पलटवार करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो विपक्ष के नेता भी हैं राज्यसभा में, ने साफ कहा कि अडानी के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हम जब भी नोटिस देना चाहते थे हमें कभी भी बोलने नहीं दिया गया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है और मैंने 52 सालों में ऐसा कभी नहीं देखा। यहां 2 साल से मैं देख रहा हूं कि खुद सत्तारूढ़ पार्टी के लोग सदन नहीं चलने दे रहे हैं। अब दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, और राजनीति का ये मिजाज है कि आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो बदस्तूर जारी रहता है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो भारतीय जनमानस का है, उस जनता का है जिसके टैक्स के बूते और उनके टैक्स के पैसों से सदन की कार्रवाई चलती है। जिम्मेदार अगर ये नहीं है तो कैसे काम चलेगा? क्योंकि राजनीतिक दलों और उनके नेताओं को सदन में चुनकर भेजा जाता है, वो वहां जनता की आवाज उठाएं, जनता के हित में फैसले लें और कानून बनाएं, क्योंकि विधायिका की जो शक्ति है वो संसद के पास है। लेकिन यहां मुद्दे सुलझा लेने की कोई कोशिश नहीं की जाती है और ऐसी नौबत नहीं आती है कि मुद्दे को सुलझाया जाए। खैर,
यूपीए के शासनकाल में सीएजी की रिपोर्ट आई थी, आपको याद होगा। विनोद राय सीएजी की तरफ से रिपोर्ट पेश किए थे और बजट संसद का सत्र ऐसे ही हंगामे की भेंट चढ़ा था। तब सीएजी ने प्रिजम्पटिव लॉस का जिक्र किया था कोयले में, और तब भाजपा विपक्ष में थी और 40 दिन से ज्यादा सदन की कार्यवाही ऐसे ही स्थगित होती रही थी। तब जाकर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली सरकार ने जेपीसी गठित की थी। जेपीसी संसद की निगरानी में ज्यादा प्रभावी और कुशल पूर्वक हो, इसके लिए एक ऐसी एजेंसी की जरूरत होती है जिस पर पूरे सदन का भरोसा हो। क्या होती है जेपीसी, ये भी हम आपको समझाते हैं। कैसे होता है उसका गठन, ये भी हम आपको बताते हैं। जेपीसी का गठन तब किया जाता है जब संसद के सामने किसी विशेष विधेयक या सरकारी गतिविधियों में गड़बड़ी की जांच करनी हो। जेपीसी एक अस्थायी समिति होती है जिसका मुख्य तौर पर गठन विशेष मुद्दों या रिपोर्ट के लिए की जांच के लिए किया जाता है। जेपीसी में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्य शामिल किए होते हैं। हालांकि सदस्यों की संख्या तय नहीं होती, लेकिन फिर भी इसके गठन में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि ज्यादातर पार्टी के नेताओं को इसमें शामिल किया जाए। जेपीसी मौखिक या लिखित रूप से सबूतों को इकट्ठा करती है। जेपीसी को किसी भी माध्यम से सबूत जुटाने का अधिकार होता है। वो किसी भी व्यक्ति या संस्था को पूछताछ के लिए बुला सकती है। इसीलिए ये जेपीसी बनाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि फर्ज कीजिए अगर जेपीसी के सदस्य ने प्रधानमंत्री को उसमें बुलाया तो फिर प्रधानमंत्री को कुछ नियमों के साथ उपलब्ध होना पड़ता है और कोई भी राजनीतिक दल ये नहीं चाहता है कि इस तरह उनके नेता को पूछताछ के लिए बुलाया जाए। खैर, अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति या संस्था जेपीसी के सामने पेश नहीं होता है तो वह संसद की अवमानना मानी जाती है। जब जेपीसी अपनी रिपोर्ट सदन में देती है, पेश करती है, उसके बाद ही उस विषय पर गठन किए गए जेपीसी का अस्तित्व खत्म हो जाता है। यानी जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की और वो जेपीसी खत्म हो गई। उसका काम मुख्य तौर पर रिपोर्ट सबमिट कर सदन में चर्चा कराने का है, क्योंकि जेपीसी की रिपोर्ट पर अक्सर चर्चा सदन में होती है। अब बात करते हैं कि जेपीसी का गठन अब तक किन किन प्रमुख मुद्दों पर हो चुका है। सबसे पहले जेपीसी का गठन 1987 में हुआ, जब राजीव गांधी की सरकार पर बोफोर्स तोप खरीद मामले में घोटाले का आरोप लगा था। दूसरी बार जेपीसी का गठन वर्ष 1992 में हुआ, जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार पर सुरक्षा मामलों एवं बैंकिंग लेन देन में अनियमितता का आरोप लगा था। तीसरी बार 2001 में स्टॉक मार्केट घोटाले को लेकर जेपीसी का गठन किया गया था। चौथी बार 2003 में जेपीसी का गठन भारत में बनने वाले सॉफ्ट ड्रिंक्स एवं अन्य पेय पदार्थों के कीटनाशक जांच के लिए किया गया था। पांचवी बार 2011 में 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच को लेकर जेपीसी गठित हुई थी। छठी बार 2013 में वीवीआईपी चॉपर घोटाले को लेकर जेपीसी का गठन हुआ था। सातवीं बार 2015 में भूमि अधिग्रहण पुनर्वास बिल को लेकर गठित किया गया था। 2016 में आखिरी और आठवीं बार एनआरसी के मुद्दे को लेकर जेपीसी का गठन हुआ था। तो आपको बता दें कि संसद सत्र में क्या होना चाहिए और क्या हुआ। राज्यसभा के 259वें सत्र का आज समापन हो गया। बजट सत्र के पहले भाग में सदन की कार्रवाई के कामकाज का प्रतिशत 56.3 था, जबकि दूसरे भाग में यह घटकर मात्र 6.4% रह गई। कुल केवल 24.4% ही राज्यसभा सत्र के दौरान कामकाज हुआ, जिसके बाद राज्यसभा का 259वां सत्र आज समाप्त हो गया। आपको बता दें कि इस बार राज्यसभा के 103 घंटे 30 मिनट शोर शराबे की भेंट चढ़ गए, क्योंकि हंगामा लगातार बरप रहा था। लोकसभा सत्र के दौरान भी सिर्फ 25 बैठकें हुई, जो 45 घंटे 55 मिनट तक चली। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा 13 घंटे 44 मिनट तक हुई, जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव था। बजट 2023-24 पर सामान्य चर्चा 14 घंटे 45 मिनट तक चली, जो जरूरी होती है। 8 सरकारी विधेयक पुनः स्थापित किए गए और 6 विधेयक पारित किए गए। लोकसभा में 133.6 घंटे की निर्धारित अवधि के मुकाबले करीब 45 घंटे ही कामकाज हुआ। राज्यसभा में 130 घंटे के मुकाबले 31 घंटे तक कामकाज हुआ। पूरे बजट सत्र के दौरान लोकसभा में 4.32 घंटे ही प्रश्नकाल चला, जबकि राज्यसभा में करीब 2 घंटे ही अवधि रही। लेकिन सत्र के दौरान क्या क्या होना था वो आपको बताते हैं। जो जरूरी मुद्दे थे, जो विधायिका की तरफ से बनने थे, जो जनता की आवाज थी, जो बिल बनने थे, जिस बिल का इंतजार आम जनमानस कर रहा था, खैर वो नहीं हो पाया, क्योंकि हंगामा
बरप रहा था। 35 बिल पेंडिंग थे जिसे पास कराने के लिए रखा गया था। 26 बिल राज्यसभा में और 9 बिल लोकसभा में पेंडिंग थे। इसी सत्र में सरकार द्वारा डेटा प्रोटेक्शन बिल को भी लोकसभा में पेश किया जाना था। बीज विधेयक 2004 भी था जिससे देश के किसानों को फायदा मिलता, लेकिन यह सब नहीं हो पाया। सब हंगामे की भेंट चढ़ गया, जिसकी वजह से करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहे हैं। आपको बता दें कि सदन चलाने के लिए करोड़ों रुपए का खर्च आता है। पहले 5 दिन में सिर्फ 97 मिनट चली संसद, जिसमें 50 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। संसद की कार्रवाई आमतौर पर हफ्ते में 5 दिन चलती है। प्रत्येक दिन संसद की कार्रवाई 7 घंटे तक चलाने की परंपरा है। 2018 में संसद की कार्रवाई के खर्च को लेकर एक रिपोर्ट आई थी। 2018 की तुलना में महंगाई में भी बढ़ोतरी हुई है, जिस वजह से अब यह खर्च और बढ़ गया है। जाहिर सी बात है, हर चीजों पर खर्च बढ़ रहा है तो इस पर भी बढ़ा है। 2018 की रिपोर्ट में संसद में 1 घंटे का खर्च 1.5 करोड़ रुपए था। दिन के हिसाब से जोड़ा जाए तो यह खर्च बढ़कर 10 करोड़ रुपए से अधिक था। संसद में 1 मिनट की कार्रवाई का खर्चा 2.5 लाख रुपए होता है। तो सोचिए कितना पैसा हमारा इस हंगामे में बर्बाद हो गया। अब आपको बताते हैं कि यह पैसा कहां से आता है और कैसे कहां खर्च होता है। सांसदों के वेतन में यह खर्च होता है। सत्र के दौरान सांसदों को मिलने वाले भत्ते पर खर्च होता है। सचिवालय के कर्मचारियों का वेतन इसमें शामिल होता है। सांसदों की सुविधाओं का खर्च, सत्र के दौरान सांसदों को जो सुविधाएं दी जाती हैं उस पर यह खर्च होता है। हर साल कई सत्रों के दौरान इसी तरह का हंगामा करके करोड़ों स्वाहा किए जाते हैं। आपको बता दें कि बजट सत्र फरवरी से लेकर अप्रैल तक चलता है। मानसून सत्र जुलाई से अगस्त सितंबर के बीच, शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर के बीच होता है। तो ये सबसे बड़ी विडंबना भारतीय संसदीय इतिहास में रहती है कि संसद चलाने की जिम्मेदारी सरकार और विपक्ष दोनों की तो है, लेकिन अब ये जिम्मेदारी दोनों पक्ष नहीं निभा रहे हैं और नुकसान भारतीय जनमानस का हो रहा है। संसद के कई ऐसे सत्र हमने भी देखे जो सिर्फ और सिर्फ हंगामे की बलि चढ़ गया। ये भी उसी में से एक है, क्योंकि न तो सरकार मानने वाली है न विपक्ष झुकने वाला है। जेपीसी की मांग को लेकर और उससे पहले देखें राहुल गांधी के विदेश में दिए गए बयान को लेकर लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने की लड़ाई में रहा। कुल मिलाकर यह दृश्य बहुत बार वैसे देखने को भारतीय राजनीति में मिलता है, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि एक नेता और विपक्ष के एक नेता, खासतौर से जो विपक्ष की एक बड़ी पार्टी हो कांग्रेस, उसके एक नेता पर सत्ता पक्ष इस तरह हमलावर रहा। बजट सत्र का पहला चरण जो था, जिसमें बजट पेश किया गया, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हुई और उसी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब राहुल गांधी बोले तो उन्होंने गौतम अडानी और प्रधानमंत्री के विषय में कई बातें की, जो बाद में सदन से एक्सपंज हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह हुई कि आखिर जो हंगामा था वो दोनों पक्षों के द्वारा शुरू हुआ और सदन का दूसरा सत्र जब होता है तो सत्ता पक्ष खासतौर से एग्रेसिव मोड में रही और विपक्ष डिफेंसिव शुरू में रहा। लेकिन बाद में विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों समानांतर एग्रेसिव रहे और सदन की कार्रवाई जो है वो हंगामे की भीड़ चढ़ गया और लोगों का काफी नुकसान हो गया। खैर, भारतीय राजनीति का एक ये मिजाज है। अब आपको दूसरी बड़ी खबर बताते हैं। बहुत बार ऐसा होता है जो आपको दिखाई दे रहा हो वो सच नहीं होता, जो सच होता है वो आपको दिखाई नहीं देता। लेकिन हम अपने विश्लेषण के जरिए आपको उस सच से रूबरू करवाएंगे और यही राज्यों के बीच सीमा विवाद के पीछे की कई कहानियां हैं। अब आपको बताते हैं कि कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद ने चुनाव की घोषणा होते ही फिर से तूल पकड़ लिया है। कुछ दिन पहले भी इस मुद्दे पर दोनों राज्यों में खूब हंगामा हुआ था। गृह मंत्री अमित शाह को दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को बिठाकर माहौल शांत करवाना पड़ा था। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने तब कहा था कि हम इस विवाद को मिलकर सुलझाएंगे, लेकिन न क्या ऐसा हो पाया? बिल्कुल नहीं हो पाया। फिर इस विवाद ने तूल पकड़ लिया है। इस विवाद पर हम आए उससे पहले आपको बताते हैं कि विवाद का क्या इतिहास है। कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद आज से 66 साल पहले 1956 में शुरू हुआ था, जब बेलगावी को कर्नाटक में शामिल किया गया था। आपको बता दें कि 1 मई 1960 को महाराष्ट्र का गठन हुआ था। राज्य गठन के साथ ही सीमा विवाद तेज हो गया था। महाराष्ट्र के मुताबिक बेलगावी को कर्नाटक में शामिल करते वक्त
भाषाई पहचान पर विचार नहीं किया गया था। कर्नाटक के 814 गांवों को 7000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मराठी भाषी रहते हैं और शायद इसी वजह से महाराष्ट्र इस पर अपना दावा करता है। इसलिए महाराष्ट्र इन गांवों को अपने हिस्से में लेना चाहता है। महाराष्ट्र के दावे वाले 814 गांव बेलगावी और सोलापुर में हैं। भाषाई आधार पर दोनों राज्य एक दूसरे के क्षेत्रों, गांवों पर दावा करते हैं। बेलगावी नगर पालिका ने मांग की थी कि उसे प्रस्तावित महाराष्ट्र में शामिल किया जाए, क्योंकि बेलगावी में मराठी भाषी लोग ज्यादा हैं। महाराष्ट्र के नेताओं ने बेलगावी, निपन्नी, कारावार, खानापुर और नंदगाड़ को महाराष्ट्र का हिस्सा बनाने की मांग भी की थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने इस पर महाजन आयोग का गठन किया था। महाजन आयोग ने निपन्नी, खानापुर और नंदगाड़ सहित 262 गांव महाराष्ट्र को देने का सुझाव दिया था। महाराष्ट्र 814 गांवों की मांग कर रहा था, इसलिए महाराष्ट्र सरकार इस पर सहमत नहीं हुई और जाहिर सी बात है कर्नाटक सरकार भी इस पर सहमत नहीं होती। अब 2004 में महाराष्ट्र सरकार इसी विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया था कि इस मसले को आपसी बातचीत के तहत हल किया जाना चाहिए और भाषाई आधार पर जोर नहीं देना चाहिए, इससे परेशानी और बढ़ सकती है। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी चल ही रहा है, यानी लंबित है। जब गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले में हस्तक्षेप किया तो फिर इस पर सियासत कैसे शुरू हो गई और उस प्रस्ताव की, जिसके बाद फिर यह हंगामा भर पाया है, क्योंकि कर्नाटक में चुनाव है और जाहिर सी बात है राजनीति में हित स्थायी होता है। ये राजनेता बाखूबी जानते हैं और इसी को पहचानने के लिए राजनीति का ये मर्म है कि खास तौर पर आप कैसे अपने हित को जनता के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि जनता को यह लगता है कि हमारा जो नेता है वो हमारी क्षेत्रीय राजनीति की बात करता है और कम से कम कर्नाटक में इसी को लेकर एक बड़ी गहमागहमी है, क्योंकि वो जो क्षेत्र है उसमें कैसे कौन सी विधानसभाएं लगती हैं इसका विश्लेषण भी हम आपको करके बताते हैं। महाराष्ट्र ने इसको लेकर सरकारी प्रस्ताव पारित किया। इसमें कहा गया है कि अंत्योदय खाद्य योजना के लाभार्थी प्राथमिकता समूह वाले परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 के तहत और अन्नपूर्णा राशन कार्ड धारक महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य देखभाल का लाभ उठा सकते हैं। आदेश में कहा गया कि बेलगावी, कारवाड़, कलबुर्गी और बीदर में 12 तहसील के 865 गांवों को महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना में शामिल किया गया है। सरकारी प्रस्ताव के अनुसार परिवार को राज्य के चिन्हित 996 प्रकार की बीमारियों के लिए हर साल 1.50 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। इसमें 34 विभिन्न प्रकार के विशेषज्ञ परामर्श सेवाएं भी ले हैं। आपको लग रहा होगा कि इसमें विवाद की क्या वजह है, कोई ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन ये अच्छी बात है कि राज्य के लोगों को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है और देना भी चाहिए। फिर विवाद कैसा? बिल्कुल लाभ देना अच्छी बात है और मिलना भी चाहिए, लेकिन राज्य अपनी सीमा से बाहर जाकर ऐसा नहीं कर सकते। ये सरकारी आयोग की रिपोर्ट भी है जो राज्यों पर सरकार ने ही गठित की थी और उन्होंने राज्यों के अधिकार, उनके कर्तव्य और विभिन्न राज्यों की एक दूसरे के साथ क्या हैसियत होती है इस पर विस्तृत रिपोर्ट दी थी। उसको सरकारी आयोग की रिपोर्ट भी कहते हैं। हमने आपको इसलिए ये चीजें पूरी तरह समझाई है क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने जिस बेलगावी के लिए ये योजना शुरू की वो मामला कोर्ट में है और बेलगावी कर्नाटक का हिस्सा है, तो आप किसी दूसरे राज्य में अपनी योजना कैसे लागू कर सकते हैं? इसीलिए इस मामले में तूल पकड़ लिया है। खबर शुरू करने के पहले हमने आपसे कहा था कि जो कई बार दिखता है वो सच नहीं होता। अब हम उसी पर बात करेंगे कि आखिर सच क्या है। कुछ महीने पहले भी इस मुद्दे पर खूब हंगामा हुआ था। तब कर्नाटक और महाराष्ट्र सीमा पर जबरदस्त विवाद हुआ था। एनसीपी उद्धव गुटवाली शिवसेना ने कर्नाटक की बसों पर कालिख पोतना शुरू कर दिया था और यह विवाद काफी गहराया था। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने खुलोई धमकी दी थी कि कर्नाटक में हमले बंद नहीं हुए तो हमारे कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरेंगे। उसके बाद एनसीपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र में कर्नाटक से आने जाने वाली सारी बसों को रोक कर कालिख पोतना शुरू कर दिया था। तब पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने सुझाव दिया था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट आदेश नहीं देता तब तक बेलगावी को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाना चाहिए। विवाद बढ़ने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने किसी तरह मामला सुलझाया था, लेकिन अब फिर मुद्दा गर्म है। दरअसल इन सब के पीछे की बड़ी वजह कर्नाटक चुनाव है। दरअसल कर्नाटक में एक सीट बहुत महत्वपूर्ण है और ये भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और जेडीएस तीनों जानती है कि हर सीट पे कड़ा संघर्ष है।
बीजेपी पिछली बार 104 सीटें लेकर भी सरकार नहीं बना पाई और कांग्रेस को भी पता है कि बीजेपी को रोकना है तो किसी भी तरह के बहुमत के आंकड़े से उसे दूर रखना होगा। अब बेलगावी ऐसा जिला है जहां 18 विधानसभा सीटें हैं और इन 18 में से 6 सीटें मराठी बाहुल हैं। ये वही 6 सीटें हैं जिनका विवाद चल रहा है। यहां की एक लोकल पार्टी भी है जिसका नाम एमईएस है। 70 और 80 के दशक में एमईएस पार्टी के पास कर्नाटक विधानसभा में 5 से 7 विधायक हुआ करते थे। एमईएस यानी महाराष्ट्र एकीकरण समिति पार्टी। साल 2018 के चुनाव में यह पार्टी 0 सीटों पर सिमट गई। एमईएस बेलगावी जिले को महाराष्ट्र राज्य में शामिल करने की मांग करती है और इस बार एमईएस के लिए करो या मरो की लड़ाई है, क्योंकि अगर उसकी सीटें नहीं आई तो फिर उसका आधार खत्म हो जाएगा। एमईएस नेता इस क्षेत्र में पिछले 6 महीनों से लगातार संगठन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। इसलिए बीजेपी और कांग्रेस के लिए इन सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है, कहीं कहीं चतुष्कोणीय है। अब जब लोकल पार्टी कह रही है कि महाराष्ट्र में शामिल होना है तो उसको रोकने के लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसलिए इस मुद्दे को हवा देकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों साइड से साइड खेल रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार है, कर्नाटक में भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। तो सीधी सी बात है कि विवाद बढ़ने से बीजेपी को घाटा हो सकता है। तो क्या चुनाव के मौके पर बीजेपी कोई ऐसा प्रस्ताव पारित करती है कि क्या यह सब चुनावी रणनीति बन के रह जाएगी या इसके विषय में और सियासत होगी? इसीलिए तो कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई बिफर पड़े हैं और इस फैसले के बाद उन्होंने महाराष्ट्र सरकार पर हमले करते हुए कई ट्वीट कर दी, यानी ट्वीट पर ट्वीट। पहला ट्वीट करते हुए बसवराज बोम्मई ने कहा कि कर्नाटक की सीमाई गांवों के लोगों को बीमा मुहैया कराने के नाम पर महाराष्ट्र सरकार उनसे यह घोषणा पत्र ले रही है जिसमें कहा गया है कि वे महाराष्ट्र के अंतर्गत आते हैं। दूसरा ट्वीट उन्होंने किया। इसके बाद बोम्मई ने कहा अपने ट्वीट में कि यह निंदनीय है। अगर महाराष्ट्र सरकार का यह आचरण जारी रहा तो कर्नाटक सरकार भी महाराष्ट्र के सीमावर्ती हिस्से में रहने वाले कन्नड़ लोगों की सुरक्षा के लिए ऐसी ही बीमा योजना लागू करेगी। आगे बोम्मई ने कहा कि कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार दोनों राज्यों के सीमाई इलाकों में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही है। कर्नाटक की सीमा के लोगों को बीमा योजना का लाभ देने संबंधी आदेश सही नहीं है, यह दोनों राज्यों के संबंध खराब करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सीमा मुद्दे को लेकर कोई भ्रम पैदा न करने पर सहमत हुए थे, लेकिन अब फिर भ्रम पैदा किए जा रहे हैं। बोम्मई के बाद कर्नाटक कांग्रेस भी इस मुद्दे पर कहां पीछे रहने वाली थी। कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व सीएम सिद्धरमैया ने कहा है कि महाराष्ट्र ने जो किया उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि अगर इसे तत्काल वापस नहीं लिया गया तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। महाराष्ट्र अपने राजनीतिक लाभ के लिए इसे भड़का रहा है। हालांकि आज प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों की मुलाकात लगभग 1 घंटे चली है और कल भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक से कई बड़े नेता दिल्ली में मौजूद रहेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा और तमाम नेता मौजूद रहेंगे। क्योंकि राजनीति में सबसे बड़ी बात यह होती है कि आपसी सामंजस्य कैसे बिठाया जाए और इस चीज के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी तीनों प्रदेशों में यानी भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र, कर्नाटक 2 प्रदेशों में सरकार है और केंद्र में उनकी सरकार है। तो फिर कहीं जनता को यह ना लगे कि आखिर ये मामला खुद आपसी राजनीति में उलझाकर रखा जा रहा है, इसलिए तो ये बैठकें हो रही हैं और इसीलिए उस समस्या की तरफ एक कदम बढ़ाया जा रहा है जहां ये बताने की कोशिश होगी कि असली मामला जो है वो राजनीति से परे है। क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास ये तर्क है कि जब तक मामला लंबित है तब तक उस विषय पर आप सियासत न करें। लेकिन चुनाव है और चुनाव में जो मतदाता है वो अपने हित की बात जानना चाहता है। आखिर महाराष्ट्र ने पासा फेंक दिया है। अगर उन्होंने एक तरीके से आपको ये दे दिया है कि इंश्योरेंस करके आपके हक की बात की जाए तो फिर कर्नाटक कैसे पीछे रह सकता है? तो सियासत है और सियासत में हर दांव शतरंज की तरह खेला जाता है, यानी शह और मात का जो खेल है ये सियासत में बाखूबी देखा जाता है और कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों शतरंज की सह और मात के खेल के पीछे लगे हुए हैं। खैर,
अब आपको एक ऐसी खबर की ओर हम ले चलते हैं जिससे आपका भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। भारत की छोरियां दुनिया में किसी से कम नहीं है। भारत की छोरियों में कितना दम है ये तो दुनिया देखती आई है, लेकिन खेल का मैदान हो, अंतरिक्ष उड़ान, हर जगह भारत की नारियों ने अपना दम दिखाया है। भारत के लिए ये बड़े गर्व की बात है। भारत का कद दुनिया में लगातार बढ़ता जा रहा है और भारतीय प्रवासियों का इसमें अहम योगदान है। अमेरिका से भारत के लिए गर्व करने वाली खबर सामने आई है, जहां बैरेंस पत्रिका ने फाइनेंस के क्षेत्र में 100 प्रभावशाली महिलाओं की लिस्ट जारी की है, जिसमें भारतीय मूल की 5 महिलाओं ने अपनी जगह बनाई है। तो है ना ये गर्व की बात। उन 5 महिलाओं के नाम भी आप जान लीजिए। अनु अयंगर, रूपल जे भंसाली, सोनल देसाई, मीना फिल्लन और सविता सुब्रमण्यम। ये वो 5 महिलाएं हैं जिन्होंने 100 मोस्ट इन्फ्लुएंस विमेन इन यूएस फाइनेंस में अपनी जगह बनाई है। सबसे पहले बात करते हैं अनु अयंगर की। इन्होंने विलय और अधिग्रहण के क्षेत्र में अपना अहम योगदान दिया। इसके लिए उन्होंने कानूनी अनुबंधों और ग्राहकों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए। फिलहाल अनु जेपी मॉर्गन में M&A की वैश्विक प्रमुख हैं। इसी तरह रूपल जे भंसाली, जो कि 55 साल की हैं, वे एरियल इन्वेस्टमेंट्स की ग्लोबल इक्विटी स्ट्रैटेजी की चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर और पोर्टफोलियो मैनेजर हैं। इसी सूची में भारतीय मूल की तीसरी महिला है सोनल देसाई। इन्होंने 2018 में फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड में पहली महिला चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर बनकर इतिहास रच दिया। फिलहाल वो 137 बिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति की देखरेख करती हैं। भारतीय मूल की चौथी महिला है मीना फिल्लन। मीना 45 साल की हैं। वो गोल्डमैन सैक्स ग्रुप में ग्लोबल प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट की को हेड हैं। भारतीय मूल की 5वीं महिला हैं सविता सुब्रमण्यम, 50 वर्ष की हैं और बैंक ऑफ अमेरिका में अमेरिकी इक्विटी क्वांटिटेटिव स्ट्रैटेजी की हेड हैं। ये वो 5 प्रमुख महिलाएं हैं जिन्होंने दुनिया में भारत का नाम एक बार फिर रोशन किया। बैरेंस अमेरिका की एक साप्ताहिक पत्रिका है। बैरेंस दरअसल वॉल स्ट्रीट जर्नल का सहायक प्रकाशन है, जो डाउ जोन्स एंड कंपनी द्वारा प्रकाशित किया जाता है। पहली बार इस पत्रिका को 1921 में प्रकाशित किया गया था और यह पत्रिका हर साल 100 मोस्ट इन्फ्लुएंस वीमेन इन यूएस फाइनेंस की लिस्ट जारी करती है। और इस बार इस लिस्ट में भारतीय मूल की 5 महिलाओं ने अपने काम के बदौलत जगह पाई है। इसीलिए तो कहा भारतीय छोरियां कहीं कम नहीं हैं। अब बात दुनिया के सबसे बड़े दुश्मनों की ना रुकने वाली जंग यानी इजराइल और फिलिस्तीन के जंग की। रमजान के पाक महीने में भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो दिल को दुखा देती हैं। आप ये तस्वीर देखिए और उसके बाद बात करेंगे कि आखिर क्यों है इतनी इनमें खतरनाक तस्वीरें। ये तस्वीरें इजराइल पुलिस द्वारा अल अक्सा मस्जिद में नमाजियों को नमाज पढ़ने से रोकने की है। इजराइल में यरूशलेम के अल अक्सा मस्जिद में पुलिस और फिलिस्तीनियों के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया है और उन पर पवित्र मस्जिद को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। पुलिस के मुताबिक कुछ फिलिस्तीनियों ने खुद को पटाखा, लाठी और पत्थरों के साथ मस्जिद में बंद कर लिया था और बाहर बैरिकेडिंग लगा दी थी। इसके बाद पुलिस फोर्स ने उन्हें रोकने के लिए मस्जिद में घुसना पड़ा। पुलिस ने बताया कि मस्जिद में प्रवेश करते ही नकाबपोश प्रदर्शनकारियों ने उन पर पत्थर और पटाखों से हमला कर दिया। इस दौरान एक पुलिसकर्मी घायल भी हो गया। फिलिस्तीनी गवाहों ने कहा कि रमजान के महीने में इजराइल पुलिस ने उन पर ग्रेनेड और आंसू गैस से हमला किया, जिससे उनका दम घुटने लगा। ये दोनों पक्षों का कहना है। हमले के बाद जॉर्डन के विदेश मंत्रालय ने इजराइल को मस्जिद में मौजूद लोगों पर जुर्म करने के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया है। तो वहीं सऊदी अरब ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की है। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने भी इजराइल पर हमला बोला है। एर्दोगन ने कहा है कि तुर्की ऐसी नृशंसता के पर चुप नहीं बैठने वाला है जो अल अक्सा मस्जिद में हुई है। दरअसल जिस मस्जिद को लेकर विवाद है उसकी असली वजह क्या है, ये हम आपको बताते हैं। मक्का और मदीना के बाद अल अक्सा मस्जिद मुसलमानों का सबसे बड़ा पवित्र स्थल है। ये हरम अल शरीफ के परिसर में बना है। आपको बता दें कि ये दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी मस्जिद है। इस मस्जिद में 4 लाख लोग एक साथ इबादत कर सकते हैं। ये मस्जिद हमेशा से विवादित रही है। यहूदी लोग इसे अपना मंदिर होने का दावा करते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन में इसे लेकर अक्सर झगड़ा होता रहता है।
पिछले कुछ महीनों में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हुए आतंकी हमलों में करीब 15 इजरायलियों की जान गई है और कई घायल भी हुए हैं। वहीं पिछले 3 महीनों में 86 फिलिस्तीनी हमलों का शिकार हो गए। आखिर क्या है ये पूरा विवाद जो एक दूसरे के खून के प्यासे रहते हैं, यानी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो पूरा वाकया है वो हम आपको समझाते हैं। 19वीं सदी में इजराइल वाली पूरी जमीन फिलिस्तीन के नाम से जानी जाती थी। यहूदी यूरोप में बिखरे हुए थे, उनका काफी शोषण हुआ था। ब्रिटिश शासन की चालबाजियां भी धीरे धीरे फिलिस्तीन के इलाकों में यहूदियों की संख्या में इजाफा करवाने लगी और वहां उन्होंने जमीनें खरीदनी शुरू कर दी। यहूदी की संख्या बढ़ने लगी, उनके द्वारा वहां जमीन खरीदने के कारण उनका वर्चस्व भी बढ़ता गया। इसके बाद यहूदियों ने फिलिस्तीनियों को खदेड़ना शुरू कर दिया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर के शासन में 42 लाख यहूदी गैस चेंबर में डालकर मारे गए। यहूदियों को लगा कि उनके लिए फिलिस्तीन से ज्यादा सुरक्षित जगह अब कोई हो ही नहीं सकती। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यहूदियों और फिलिस्तीनियों का मामला संयुक्त राष्ट्र संघ चला गया। वहां से फैसला किया गया कि जहां यहूदी की संख्या ज्यादा है वो इलाका यहूदियों को दे दिया जाए और जहां अरब बहुसंख्यक हैं उन्हें फिलिस्तीन को दे दिया जाए। इसके बाद यहूदियों को इजराइल दे दिया गया और बाकी अरब को फिलिस्तीन दे दिया गया। यरूशलेम में दोनों पक्षों की लगभग बराबर की आबादी थी, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि वहां अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण कानून लागू होगा। 1967 में इजराइल और पड़ोसी देश में फिर युद्ध हुआ, जिसके बाद इजराइल ने मिस्र से गाजा पट्टी और जॉर्डन से वेस्ट बैंक छीन लिया। 1993 में ओस्लो एकॉर्ड समझौता हुआ, जिस एकॉर्ड के तहत फिलिस्तीन को इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय देश के स्वरूप में स्वीकार करना था। वह बदले में वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी को लोकतांत्रिक तरीके से नियंत्रित करेगा। समझौता 5 साल के लिए हुआ था, वो दोबारा नहीं हो पाया। इसके बाद कई हिंसक झड़पें हुई और फिलिस्तीन को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा और अब भी ये झगड़ा बिना रुके चल रहा है। दोनों पक्ष मस्जिद पर अपने अपने दावे करते हैं। तो ये फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जो खूनी संघर्ष जारी है उसकी एक वजह है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पवित्र रमजान का महीना चल रहा है। ऐसे में अगर कोई सैन्य बल, भले ही वो इजराइल का हो और फिलिस्तीन के लोगों को, या फिलिस्तीन का हो और इजराइल के लोगों को इस हालात में तंग करता है, तो ये अमानवीय कार्रवाई कही जाएगी। और खास तौर से अगर ये अमानवीय कार्रवाई है जिस पर जॉर्डन और तुर्की ने अपना बयान दिया है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि इबादत तो सबके लिए है और इबादत जो कर रहा है उस पर तो कम से कम शस्त्र नहीं उठाए जाने चाहिए और न ही उसे इस हाल पर करना चाहिए कि वो अपनी इबादत बीच में ही छोड़ दे। तो कम से कम इस विषय पर संयुक्त राष्ट्र संघ को हस्तक्षेप करना चाहिए, या दुनिया के जो बड़े मुल्क हैं उनको भी ये देखना चाहिए कि क्या एक ऐसा भी मुल्क है जहां इस तरह की बर्ताव किए जा रहे हैं इबादत करने वालों के साथ। खैर, वहां का ये इतिहास है और वहां ऐसे ही परंपरा में लोग अब जीने के लिए मजबूर हैं, दोनों पक्षों के लोग, और ये लगातार होता आ रहा है। अब एक ऐसी खबर जिससे आपका फिर गर्व से सीना चौड़ा होगा। पूरी दुनिया इंडियन आर्मी का लोहा तो मानती है, कभी बर्फीली चोटियों पर तो कभी मरुस्थल की तपती गर्मी में हमारे जाबाज सैनिक दमदारी से तैनात रहते हैं। जंग में आर्टिलरी रेजिमेंट ने हर बार अपना दंग दिखाया है, जिससे दुश्मन की सेना कांपती है। अब इस घातक रेजिमेंट में नारी शक्ति की भी भूमिका होगी, यानी नारी तू नारायणी। ये भूमिका जो है ये आपको लग रही होगी कि ये कैसी भूमिका है, लेकिन ये भूमिका भारतीय इतिहास में एक ऐसी भूमिका होगी जो विश्व को ये बताएगी कि हमारी नारियां शक्ति की रूप भी नहीं है, बल्कि वो शक्ति को प्रदर्शित भी कर सकती हैं। खैर, केंद्र सरकार ने आर्टिलरी रेजिमेंट में महिला अधिकारियों को शामिल करने के सेना के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने लोकसभा में इसकी जानकारी दी, यानी नारी शक्ति जल्द ही K9 वज्र और बोफोर्स जैसे हथियार चलाती दिखेगी। अभी तय नहीं हुआ है कि कितनी महिला अधिकारी आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल होंगी। इसका खुलासा इसी साल के आखिर में चेन्नई में ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी से कमीशन के समय होगा। यह खबर हर उस लड़की के हौसले के लिए नई उड़ान है जो सेना में शामिल होकर दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने का दम रखती है।
अब ये भी समझाते हैं कि आर्टिलरी रेजिमेंट की युद्ध में क्या भूमिका होती है। इंडियन आर्मी की आर्टिलरी रेजिमेंट किसी भी युद्ध की परिस्थिति में अहम भूमिका निभाती है, जैसा कि नाम से ही जाना जाता है। आज ये रेजिमेंट सेना की दूसरी बड़ी शाखा है, जिसका काम जमीनी ऑपरेशन के दौरान सेना को मारक क्षमता प्रदान करना है। इस रेजिमेंट को प्रमुख तौर पर दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा घातक और मारक हथियारों के लिए जाना जाता है। इसमें मिसाइल, रॉकेट्स, मोर्टार, बंदूकें, तोप होते हैं। वहीं दूसरे हिस्से में ड्रोन, रडार और सर्वेलांस सिस्टम होता है। कारगिल युद्ध के दौरान आर्टिलरी रेजिमेंट ने दुश्मन को बहुत नुकसान पहुंचाया था। अब तक हमने बेटियों की शक्ति की बात की, अब बात करते हैं देश के बहादुर बेटों के शौर्य की, और उससे भी आपको फक्र महसूस होगा। चीन से सीमा विवाद के बीच अंडमान निकोबार में तीनों सेनाओं का युद्धाभ्यास चल रहा है, जिसमें हमारे जवान दुश्मन को अपनी ताकत दिखा रहे हैं। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में बुरी तरह से मात खाने के बाद अब चीन की नजर हिंद महासागर पर है। वहां पर उसने जासूसी जहाज भेजने की भी कोशिश की थी। चीन को कड़ा जवाब देने के लिए भारत की तीनों सेनाओं ने मिलकर वहां युद्धाभ्यास किया है। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना 5 अप्रैल से अंडमान निकोबार में युद्धाभ्यास शुरू कर चुकी है, जिसमें संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच एक्स कवच कहा जाता है। इसका मकसद तीनों सेनाओं के तालमेल को और बेहतर करना है। अंडमान निकोबार कमांड ने कहा है कि संयुक्त बलों ने जमीन जल में लैंडिंग, एयर लैंडेड ऑप्स, हेलीबोर्न ऑप्स और विशेष बलों को शामिल करते हुए मल्टी डोमेन अभ्यास किए हैं, जो भविष्य में काम आएंगे। वहीं भारतीय सेना का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें शत्रुजीत ब्रिगेड ने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। इस दौरान उसके जवानों ने वायुसेना के विमान से छलांग लगाई और अपने टारगेट पर लैंड किया। देखिए युद्धाभ्यास की शानदार तस्वीरें। तो ये आपने देखा भारतीय सेना के अदम्य शौर्य और साहस का परिचय देता हुआ वीडियो। हमारा, आपका, सबका गर्व के साथ सीना इसी सेना के बदौलत चौड़ा होता है। चीन के साथ समुद्री सीमा विवाद के बीच ये युद्धाभ्यास काफी अहम माना जा रहा है। हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया कि हिंद महासागर में चीन की गतिविधियां फिर से तेज हो गई हैं। चीन ने कुछ ऐसी जगहों की लिस्ट तैयार की है जहां पर उसके रिसर्च वाले जहाज जाएंगे, जिसमें कई विवादित इलाके भी शामिल हैं। चीन भले ही इसे रिसर्च प्रोग्राम बता रहा हो, लेकिन ये पूरी दुनिया जानती है कि चीन अपनी विस्तारवादी नीति अब हिंद महासागर में भी लागू करना चाहता है। लेकिन भारत पीछे नहीं है। क्वाड के जरिए चीन को रोकने की पूरी तरह से तैयारी है और भारत मुस्तैद है। तो इस विषय को लेकर हमने काफी गंभीर तरीके से चिंतन किया था। सेना के पराक्रम और शौर्य की कहानी आपको दिखाई, क्योंकि भारतीय सेना अब किसी भी मुकाबले के लिए तैयार है। तो ये था हमारा आज का विश्लेषण न्यूज़ इनसाइट में। आपको उम्मीद है ये विश्लेषण हमारा पसंद आया होगा। आपका प्यार ऐसे ही बना रहे और आप देखते रहे न्यूज़ इनसाइट।